आज हिंदी कहानी सीरीज में मुंशी प्रेमचंद की सामाजिक कहानी बांका जमींदार, जो इस प्रकार है। ठाकुर प्रद्युमन सिंह एक प्रतिष्ठित वकील थे और अपने हौसले और हिम्मत के लिए सारे शहर में मशहूर। उनके दोस्त अक्सर कहा करते हैं कि अदालत के इजलास में उनके मर्दाना कमाल ज़्यादा साफ तरीके से जाहिर हुआ करते हैं। इसी बरकत के चलते शायद ही कभी किसी मामले में सुरखरुई हासिल होती थी। उनके मुवक्किलों की भक्ति भावना में ज़रा भी फर्क नहीं आता था। इंसाफ की कुर्सी पर बैठने वाले बड़े लोगों की निडर आज़ादी पर किसी प्रकार का संदेह करना पाप ही क्यों न हो, मगर शहर के जानकार लोग एलानिया कहते थे कि ठाकुर साहब जब किसी मामले में जीत पकड़ लेते हैं तो उनका बदला हुआ तेवर और तमतमाया हुआ चेहरा इंसाफ को भी अपने बस में कर लेता है। एक से ज़्यादा मौक़ों पर उनके जीवट और जिगर ने भी वो चमत्कार कर दिखाए थे जहाँ की इंसाफ और कानून के जवाब दे दिया था। इसके साथ ही ठाकुर साहब मर्दाना गुणों के सच्चे जौहरी थे। अगर मुवक्किल को कुश्ती में कुछ पैठ हो तो यह जरूरी नहीं था कि वह उनकी सेवाएं प्राप्त करने के लिए रुपया पैसे दे। इसलिए उनके यहाँ शहर के पहलवानों और पकैतों का हमेशा जमघट लगा रहता था और यही वह ज़बरदस्त प्रभावशाली और व्यवहारिक कानूनी बारीकी थी जिसकी काट करने में इंसाफ को भी आगा पीछा सोचना पड़ता। वे गर्व और सच्चे गर्व की दिल से कदर करते थे। उनके बेतकल्लुफ़ घर की ड्योढ़ियाँ बहुत ऊंची थी, वहाँ झुकने की ज़रूरत न थी। इंसाफ खूब सिर उठाकर जा सकता था। यह एक विश्वस्त कहानी है कि एक बार उन्होंने किसी मुकदमे को बावजूद बहुत विनती और आग्रह के साथ में लेने से इनकार किया। मुवक्किल कोई अक्कड़ देहाती था। उसने जब आरजू मिन्नत से काम निकलते न देखा तो हिम्मत से काम लिया। वकील साहब कुर्सी से नीचे गिर पड़े और बिफरे हुए देहाती को सीने से लगा लिया। धन और धरती के बीच आदिकाल से एक आकर्षण है। धरती में साधारण गुरुत्वाकर्षण के अलावा एक खास ताकत होती है जो हमेशा धन को अपनी तरफ खींचती है। सूद और तमस्सुक और व्यापार यह दौलत की बीच की मंजिलें हैं। ज़मीन उसकी आखिरी मंजिल है। ठाकुर प्रद्युमन सिंह की निगाहें बहुत अरसे से एक बहुत उपजाऊ मौजे पर लगी हुई थी, लेकिन बैंक का अकाउंट कभी हौसलों को कदम नहीं बढ़ने देता था। यहाँ तक कि एक दफ़ा उसी मौजे का ज़मींदार एक कत्ल के मामले में पकड़ा गया। उसने सिर्फ रस्मों रिवाजों के माफिक एक आसामी को दिन भर धूप और जेठ की जलती हुई धूप में खड़ा रखा था, लेकिन अगर सूरज की गर्मी या जिस्म की कमजोरी या प्यास की तेज़ी उसकी जानलेवा बन जाए तो इसमें ज़मींदार की क्या खता थी। यह शहर के वकीलों की ज्यादती थी कि कोई उसकी हिमायत पर आमदा न हुआ। यह मुमकिन है ज़मींदार के हाथ की तंगी को भी उसमें कुछ दखल हो। बहरहाल उसने चारों तरफ से ठोकरें खाकर ठाकुर की शरण ली। मुकदमा निहायत कमज़ोर था। पुलिस ने अपनी पूरी ताकत से धावा किया था और उसकी कुमक के लिए शासन और अधिकार के ताजे से ताजे रिसाले तैयार थे। ठाकुर साहब अनुभवी सपेरों की तरह सांप के बिल में हाथ नहीं डालते थे, लेकिन इस मौके पर उन्हें सूखी मसलहत के मुकाबले में अपनी मुरादों का पल्ला झुकता हुआ नजर आया। जमींदार को इत्मीनान दिलाया और वकालतनामा दाखिल कर दिया और फिर इस तरह जी जान से मुकदमे की पैरवी की। कुछ इस तरह जान लड़ाई की मैदान से जीत का डंका बजते हुए निकले। जनता की जवान इस जीत का सेहरा उनकी कानूनी पैठ से सर तक नहीं, उनके मर्दाना गुणों के सर रखती है, क्योंकि उन दिनों वकील साहब नज़ीरों और दफ़ाओं की हिम्मत तोड़ पेचीदगियों में उलझने के बजाय दंगल की उत्साहवर्धक दिलचस्पियों में ज़्यादा लगे रहते थे। लेकिन यह बात ज़रा भी यकीन करने के काबिल नहीं मालूम होती। ज़्यादा जानकार लोग कहते हैं कि अनार के बमगोलों और सेब और अंगूर की गोलियों ने पुलिस के इस पुरजोर हमलों को तोड़कर बिखेर दिया। गरज की मैदान हमारे ठाकुर साहब के हाथ रहा। जमींदार की जान बची, मौत के मुंह से निकल आया।
उसके पैर पर गिर पड़ा और बोला, ठाकुर साहब, मैं इस काबिल तो नहीं कि आपकी खिदमत कर सकूं। ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन कृष्ण भगवान ने गरीब सुदामा के सूखे चावल खुशी से कबूल किए थे। मेरे पास बुजुर्गों की यादगार छोटा सा वीरान मौजा है, उसे आपकी भेंट करता हूँ। आपके लायक तो नहीं, लेकिन मेरी खातिर इसे कबूल कीजिएगा। मैं आपका जस कभी न भूलूंगा। वकील साहब पकड़ उठे। 2-4 बार निष्प्रिय बैरागी की तरह इनकार करने के बाद इस भेंट को कबूल कर लिया। मुंह मांगी मुराद मिली। इस मौजे के लोग बेहद सरदस और झगड़ालू थे, जिन्हें इस बात का गर्व था कि कभी कोई जमींदार उन्हें बस में नहीं कर सका। लेकिन जब उन्होंने अपनी बागडोर प्रद्युमन सिंह के हाथों में जाते देखी तो चौकड़ियाँ भूल गए। एक बदलगाम घोड़े की तरह सवार को कनखियों से देखा, कनौतियाँ खड़ी की, कुछ हिनहिनाए और तब गर्दनें झुका दी। समझ गए कि यह जिगर का मजबूत आसन का पक्का सहज सवार है। आषाढ़ का महीना था। किसान गहने और बर्तन बेच बेच कर बैलों की तलाश में दर बदर फिरते थे। गांव की बूढ़ी बनियाइन नवेली दुल्हन बनी हुई थी और फाका करने वाला कुम्हार बारात का दूल्हा था। मजदूर मौके के बादशाह बने हुए थे। टपकती हुई छतें उनकी कृपा दृष्टि की राह देख रही थी। घास से ढके हुए खेत उनके ममतापूर्ण हाथों के मुहताज, जिसे चाहते थे बसाते थे, जिसे चाहते थे उजाड़ते थे। आम और जामुन के पेड़ों पर आठों पहर निशानेबाज मनचले लड़कों का धावा रहता था। बूढ़े गर्दनों में झोलियां लटकाए पहर रात से टपके की खोज में घूमते नजर आते थे, जो बुढ़ापे के बावजूद भोजन और जाप से ज़्यादा दिलचस्प और मज़ेदार काम था। नाले, पुरसोर, नदियाँ अथाह, चारों तरफ हरियाली और खुशहाली। इन्हीं दिनों ठाकुर साहब मौत की तरह, जिनके आने की पहले से कोई सूचना नहीं होती, गांव में आए। एक सजी हुई बारात थी। हाथी और घोड़े और साज सामान लठैतों का एक रिसाला सा था। गांव ने यह तुम तड़ाक और आन बान देखी तो रहे सहे होश उड़ गए। घोड़े खेतों में आटने लगे और गुंडे गलियों में। शाम के वक्त ठाकुर साहब ने अपने असामियों को बुलाया और बुलंद आवाज़ में बोले, मैंने सुना है कि तुम लोग सर्कस हो और मेरी सर्कसी का हाल तुमको मालूम ही है। अब ईंट और पत्थर का सामना है, बोलो क्या मंजूर है। एक बूढ़े किसान ने बेद के पेड़ की तरह कांपते हुए जवाब दिया, सरकार आप हमारे राजा हैं, हम आपसे ऐंठकर कहाँ जाएंगे। ठाकुर साहब तेवर बदल कर बोले, तो तुम लोग सब के सब कल सुबह तक 3 साल का पेशगी लगान दाखिल कर दो और खूब ध्यान देकर सुन लो कि मैं हुक्म को दोहराना नहीं जानता, वरना मैं गांव में हल चलवा दूंगा और घरों को खेत बना दूंगा। सारे गांव में कोहराम मच गया। 3 साल का पेशगी लगान और इतनी जल्दी जुटाना असंभव था। रात इसी हैस वैस में कटी। अभी तक आरजू मिन्नत के बिजली जैसे असर की उम्मीद बाकी थी। सुबह बड़ी इंतजार के बाद आई तो प्रलय बनकर आई। एक तरफ तो जोर जबरदस्ती और अन्याय अत्याचार का बाजार गर्म था, दूसरी तरफ रोती हुई आँखों, सर्द आहों और चीख पुकार का, जिन्हें सुनने वाला कोई न था। गरीब किसान अपनी अपनी पोटलियाँ लादे बेकस अंदाज से ताकते, आंखों में याचना भरे बीवी बच्चों के साथ लिए रोते बिलखते किसी अज्ञात देश को चले जाते थे। शाम हुई तो गांव उजड़ गया। यह खबर बहुत जल्द चारों तरफ फैल गई। लोगों को ठाकुर साहब के इंसाफ होने पर संदेह होने लगा। गांव वीरान पड़ा हुआ था, कौन उसे आबाद करे, किसके बच्चे उसकी गलियों में खेले, किसकी औरतें कुओं पर पानी भरे। राह चलते मुसाफिर तबाही का यह दृश्य आंखों से देखते और अफसोस करते। नहीं मालूम उन वीरान देश में पड़े हुए गरीबों पर क्या गुजरी आह, जो मेहनत की कमाई खाते थे और सर उठाकर चलते थे, अब दूसरों की गुलामी कर रहे हैं। इस तरह पूरा साल गुजर गया। तब गांव के नसीब जागे। ज़मीन उपजाऊ थी, मकान मौजूद। धीरे धीरे जुल्म की यह दास्तां फीकी पड़ गई। मनचले किसानों की लोभ दृष्टि उस पर पड़ने लगी। भला से जमींदार जालिम है, बेरहम है, सख्तियाँ करता है,
हम उसे मना लेंगे। 3 साल की पेशगी लगान का क्या जिक्र, वह जैसे खुश होगा खुश करेंगे, उसकी गालियों को दुआ समझेंगे, उसके जूते अपने सर आंखों पर रखेंगे। वह राजा है, हम उसके चाकर हैं। जिंदगी की कश्मकश और लड़ाई में आत्मसम्मान को निभाना जैसा कैसा मुश्किल काम है। दूसरा आषाढ़ आया तो वह गांव फिर बगीचा बना हुआ था। बच्चे फिर अपने दरवाज़ों पर घरौंदे बनाने लगे। मर्दों के बुलंद आवाज़ के गाने खेतों में सुनाई दिए और औरतों के सुहाने गीत चक्कियों पर। जिंदगी के मोहक दृश्य दिखाई देने लगे। साल भर गुजरा। जब रबी की दूसरी फसल आई तो सुनहरी बालों को खेतों में लहलहाते देखकर किसानों के दिल लहराने लगते थे। साल भर पड़ती जमीन में सोना उगल दिया और औरतें खुश थी कि अब के नए नए गहने बनवाएंगे। मर्द खुश थे कि अच्छे अच्छे बैल मोल लेंगे। और दारोगा जी की खुशी का तो अंत ही न था। ठाकुर साहब ने यह खुशखबरी सुनी तो देहात की सैर को चले। वही शान शौकत, वही लठैतों का रिसाला, वही गुंडों की फौज। गांव वालों ने उनके आदर सत्कार की तैयारियां करनी शुरू की। मोटे ताजे बकरों का एक पूरा गल्ला चौपाल के दरवाजे पर बांधा, लकड़ी के अंबार लगा दिए, दूध के हौज भर दिए। ठाकुर साहब गांव की मेड़ पर पहुंचे तो पूरे 100 आदमी उनकी अगवानी के लिए हाथ बांधे खड़े थे। लेकिन पहली चीज़ उसकी फरमाइश हुई, यह लेमनेड और बर्फ थी। आसामियों के हाथों के तोते उड़ गए। यह पानी की बोतल इस वक्त यहाँ अमृत के दामों में बिक सकती थी, मगर बेचारे देहाती अमीरों के चोचले क्या जाने। मुजलिमों की तरह सिर झुकाए भौचक्के खड़े थे। चेहरे पर झेप और शर्म थी, दिलों में धड़कन और भय। ईश्वर, बात बिगड़ गई है, अब तुम ही संभालो। बर्फ की ठंडक न मिली तो ठाकुर साहब की प्यास की आग और भी तेज हुई। गुस्सा भड़क उठा। कड़क कर बोले, मैं शैतान नहीं हूँ कि बकरों के खून के प्यास बुझाऊँ। मुझे ठंड बर्फ चाहिए और यह प्यास तुम्हारे और तुम्हारी औरतों के आंसुओं से ही बुझेगी। एहसान फरोश, नीच, मैंने तुम्हें ज़मीन दी, मकान दिए और हैसियत दी, और इसके बदले में तुम ये दे रहे हो कि मैं खड़ा पानी को तरसता हूँ। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारे साथ कोई रियायत की जाए। कल शाम तक मैं तुम में से किसी आदमी की सूरत इस गांव में न देखूं, वरना प्रलय हो जाएगा। तुम जानते हो कि मुझे अपना हुक्म दोहराने की आदत नहीं है। रात तुम्हारी है, जो कुछ ले जा सको ले जाओ, लेकिन शाम को मैं किसी की मनहूस सूरत न देखूं। यह रोना और चीखना फिजूल है। मेरा दिल पत्थर का है और कलेजा लोहे का, आंसुओं से नहीं पसीजता। और ऐसा ही हुआ। दूसरी रात को सारे गांव कोई दिया जलाने वाला तक न रहा। फूलता फलता गांव भूत का डेरा बन गया। बहुत दिनों तक यह घटना आसपास के मनचले किस्सा गोरियों के लिए दिलचस्पियों का खजाना बनी रही। एक साहब ने उस पर अपनी कलम भी चलाई। बेचारे ठाकुर साहब ऐसे बदनाम हुए कि घर से निकलना मुश्किल हो गया। बहुत कोशिश की गांव आबाद हो जाए, लेकिन किसकी जान भारी थी कि इस अंधेर नगरी में कदम रखता, जहां मोटापे की सज़ा फांसी थी। कुछ मजदूर पेशा लोग किस्मत का जुआ खेलने आए, मगर कुछ महीनों से ज़्यादा न जम सके। उजड़ा हुआ गांव खोया हुआ एतबार है, जो बहुत मुश्किल से जमता है। आखिर जब कोई बस न चला तो ठाकुर साहब ने मजबूर होकर आर्जी माफ़ करने का काम आम ऐलान कर दिया, लेकिन इस रियायत से रही सही साख भी खो दी। इस तरह 3 साल गुजरने के बाद एक रोज़ वहाँ बंजारों का काफिला आया। शाम हो गई और पूरा तरह से अंधेरे की लहर बढ़ती चली आती थी। बंजारों ने देखा तो सारा गांव वीरान पड़ा हुआ है। जहाँ आदमियों के घरों में गिद्ध और गीदड़ रहते थे, इस तिलिस्म का भेद समझ में न आया। मकान मौजूद है, ज़मीन उपजाऊ है, हरियाली से लहराते हुए खेत है, और इंसान का नाम नहीं। कोई और गांव पास न था, वहीं पड़ाव डाल दिया। जब सुबह हुई, बैलों के गलों की घंटियों ने फिर अपनी रजत संगीत आलापना शुरू किया और काफिला गांव से कुछ दूर निकल गया तो एक चरवाहे ने जोर जबरदस्ती की यह लंबी कहानी उन्हें सुनाई।
दुनिया भर में घूमते फिरने ने उन्हें मुश्किलों का आदी बना दिया था। आपस में कूद मशवरा किया और फैसला हो गया। ठाकुर साहब की डेवरी पर जा पहुँचे और नजराने दाखिल कर दिए। गांव फिर आबाद हुआ। यह बंजारे बला के चिमड़ लोहे की सी हिम्मत और इरादों के लोग थे, जिनके आते ही गांव में लक्ष्मी के राज हो गया। फिर घरों में से धुएं के बादल उठे। कोल्हड़ों ने फिर धुएं और भाप की चादरें पहनी। तुलसी के चबूतरों पर फिर से चिराग जले। रात को रंगीन तबीयत नौजवानों की आलापें सुनाई देने लगी। चारागाहों में फिर मवेशियों के गल्ले दिखाई दिए और किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए चरवाहे की बांसुरी की मध्यम और रसीली आवाज़ दर्द और असर में डूबी हुई इस प्राकृतिक दृश्य में जादू का आकर्षण पैदा करने लगी। भादों का महीना था। कपास के फूलों की सुर्ख और सफ़ेद चिकनाई, तिल की उदी बहार और सन का सोख पीलापन अपने रूप का जलवा दिखाता था। किसानों की मड़ैया और छप्परों पर भी फल फूल की रंगीनी दिखाई देती थी। उस पर पानी की हल्की हल्की फुहारें प्रकृति के सौंदर्य के लिए श्रृंगार करने वाले का काम दे रही थी। जिस तरह साधुओं के दिल सत्य की ज्योति से भरे होते हैं, उसी तरह सागर और तालाब साफ साफ पानी से भरे थे। शायद राजा इंद्र कैलाश की तरावट भरी ऊंचाइयों से उतरकर अब मैदान में आने वाले थे। इसलिए प्रकृति ने सौंदर्य और सिद्धियों और आशाओं के भी भंडार खोल दिए थे। वकील साहब को भी सैर की तमन्ना ने गुदगुदाया। हमेशा की तरह अपने रईसाना ठाट बाट के साथ गांव में पहुंचे। देखा तो संतोष और निश्चिंतता के वरदान चारों तरफ स्पष्ट थे। गांव वालों ने उनके शुभागमन का समाचार सुना, सलाम को हाजिर हुए। वकील साहब ने उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहने और स्वाभिमान के साथ कदम मिलाते हुए देखा। उनसे बहुत मुस्कुरा कर मिले, फसल का हालचाल पूछा। बूढ़े हरदास ने एक ऐसे लहजे में जिससे पूरी जमींदारी और चौधरापन की शान टपकती थी जवाब दिया, हुजूर के कदमों की बरकत से सब चैन है, किसी तरह की तकलीफ नहीं। आपकी दी हुई नेमत खाते हैं और आपका जस गाते हैं। हमारे राजा और सरकार जो कुछ हैं आप हैं और आपके लिए जान तक हाजिर है। ठाकुर साहब ने तेवर बदल कर कहा, मैं अपनी खुशामद सुनने की आदी नहीं हूँ। बूढ़े हरदास के माथे पर बल पड़े, अभिमान को चोट लगी। बोला, मुझे भी खुशामद करने का आदत नहीं। ठाकुर साहब ने ऐंठ कर जवाब दिया, तुम्हें रईसों से बात करने की तमीज़ नहीं। ताकत की तरह तुम्हारी अक्ल भी बुढ़ापे की भेंट चढ़ गई। हरदास ने अपने साथियों की तरफ देखा। गुस्से की गर्मी से सबकी आंखें फैली हुई और धीरज की सर्दी से माथे सिकुड़े हुए थे। बोला, हम आपकी रैयत हैं, लेकिन आपको अपनी आबरू प्यारी है और चाहे आप जमींदार को अपना सिर दे दें, आबरू नहीं दे सकते। हरदास के कई मनचले साथियों ने बुलंद आवाज़ में तायद की, आबरू जान के पीछे हैं। ठाकुर साहब के गुस्से की आग भड़क उठी और चेहरा लाल हो गया और जोर से बोले, तुम लोग जबान संभाल कर बातें करो, वरना जिस तरह गले में झोलियाँ लटकाए आए थे उसी तरह निकाल दिए जाओगे। मैं प्रदुमन सिंह हूँ, जिसने तुम जैसे कितने की हैगड़ी को इसी तरह कुचलवा डाला। यह कहकर उन्होंने अपने रिसाले के सरदार अर्जुन सिंह को बुलाकर कहा, ठाकुर, अब इन चींटियों के पर निकल आए हैं। कल शाम तक इन लोगों से मेरा गांव साफ हो जाए। हरदास खड़ा हो गया। गुस्सा अब चिंगारी बनकर आंखों से निकल गया था। बोला, हमने इस गांव को छोड़ने के लिए नहीं बसाया है। जब तक जिएंगे इसी गांव में रहेंगे, यहीं पैदा होंगे और यहीं मरेंगे। आप बड़े आदमी हैं और बड़ों की समझ भी बड़ी होती है। हम लोग अक्खड़ गंवार हैं। नाहक गरीबों की जान के पीछे मत पड़िए, खून खराबा हो जाएगा। लेकिन आपको यही मंजूर है तो हमारी तरफ से आपके सिपाहियों को चुनौती है, जब चाहे दिल के अरमान निकाल लें। इतना कहकर ठाकुर साहब को सलाम किया और चल दिया। उसके साथी गर्व के साथ अकड़ते हुए चले। अर्जुन सिंह ने उनके
तेवर देखे समझ गया कि यह लोहे के चने हैं, लेकिन सुहदों का सरदार था। कुछ अपने नाम की लाज थी। दूसरे दिन शाम के वक्त जब रात और दिन में मुठभेड़ हो रही थी, इन दोनों जमातों का आमना सामना हुआ। फिर वह धौल धप्पा हुआ कि ज़मीन थर्रा गई। जवानों ने मुंह के अंदर वह मार के दिखाए कि सूरज डर के मारे पश्चिम में जा छिपा। तब लाठियों ने सिर उठाया, लेकिन इससे पहले कि वह डॉक्टर साहब की दुआ और शुक्रिया की मुस्तहक हो, अर्जुन सिंह ने समझदारी से काम लिया। ताहम उनके चंद आदमियों के लिए गुड़ और हल्दी पीने का सामान हो चुका था। वकील साहब ने अपनी फौज की यह बुरी हालतें देखी। किसी के कपड़े फटे हुए, किसी के जिस्म पर गर्द जमी हुई, कोई हाँफते हाँफते बेदम। खून बहुत कम नजर आया, क्योंकि यह एक अनमोल चीज़ है और इसे डंडों की मार से बचा लिया गया। तो उन्होंने अर्जुन सिंह की पीठ ठोकी और उनकी बहादुरी और जांबाजी की खूब तारीफ की। रात को उनके सामने लड्डू और इमरतियों की ऐसी वर्षा हुई कि यह सब गर्द गुबार धुल गया। सुबह को इस रिसाले ने ठंडे ठंडे घरों की राह ली और कसम खा लिए कि अब भूल कर भी इस गांव का रुख न करेंगे। तब ठाकुर साहब ने गांव के आदमियों को चौपाल में तलब किया। उनके इशारे की देर थी। सब लोग इकट्ठे हो गए। अख्तियार और हुक्म अगर घमंड की मनसद से उतर आए तो दुश्मनों को भी दोस्त बना सकती है। जब सब आदमी आ गए तो ठाकुर साहब एक एक करके उनसे बगलगिर हुए और बोले, मैं ईश्वर का बहुत ऋणी हूँ कि मुझे गांव के लिए जिन आदमियों की तलाश थी वह लोग मिल गए। आपको मालूम है कि यह गांव कई बार उजड़ा और कई बार बसा। उसका कारण यही था कि वे लोग मेरी कसौटी पर पूरे न उतरते थे। मैं उनका दुश्मन नहीं था, लेकिन मेरी दिल्ली आरजू यह थी कि इस गांव में वे लोग आबाद हों जो जुल्म का मर्दों की तरह सामना करें और जो अपने अधिकारों और रियायतों की मर्दों की तरह हिफाजत करें, जो हुकूमत के गुलाम न हो, जो रोब और अख्तियार की तेज निगाह देखकर बच्चों की तरह डर से सहम न जाए। मुझे इत्मीनान है कि अब बहुत नुकसान और शर्मिंदगी और बदनामी के बाद मेरी तमन्नाएं पूरी हो गई। मुझे इत्मीनान है कि आप उल्टी हवाओं और ऊंची ऊंची उठने वाली लहरों का मुकाबला कामयाबी से करेंगे। मैं आज इस गांव से अपना हाथ खींचता हूं। आज से यह आपको मिल्कियत है। आप ही इसके ज़मींदार और मालिक हैं। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप फले फूले और सरसब्ज हो। इन शब्दों ने दिल पर जादू का काम किया। लोग स्वामी भक्त के आवेश में मस्त होकर ठाकुर साहब के पैर से लिपट गए और कहने लगे, हम आपके कदमों से जीते जी जुदा न होंगे। आपका सा कद्रदान और रियाया परवर बुजुर्ग हम कहाँ पाएंगे। वीरों की भक्ति और सहानुभूति, वफादारी और एहसान का एक बड़ा दर्दनाक और असर पैदा करने वाला दृश्य आंखों के सामने पेश हो गया। लेकिन ठाकुर साहब अपने उदार निश्चय पर दृढ़ रहे और 50 साल से ज़्यादा गुजर गए, लेकिन उन्हीं बंजारों के वारिस अभी तक मौजा साहसगंज के माफीदार हैं। औरतें अभी तक ठाकुर प्रद्युमन सिंह की पूजा और मन्नतें करती है और अब इस मौजे के कई नौजवान दौलत और हुकूमत की बुलंदी पर पहुंच गए हैं, लेकिन बूढ़े और अक्खड़ हरदास के नाम पर अब भी गर्व करते हैं और भादो सुदी एकादशी के दिन अभी उसी मुबारक फतेह की यादगार में जश्न मनाए जाते हैं। यह कहानी समाप्त हुई। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।